हम यहाँ पे देखें सबसे पहले तो एल्फ्रेड वेगनर थे जो पर्सनालिटी थे फर्स्ट यहाँ पे देने वाले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को 1912 में। एल्फ्रेड वेगनर ने ये बोला कि सबसे पहले एक सिंगल लार्ज कॉन्टिनेंटल मास था, फिगर में देखिए, जिसका नाम पेंजिया था, एंड दैट वाज सराउंडेड बाय अ बिगर सिंगल ओशियन जिसको हम पेंथेलासा बोलते हैं, राइट। तो पेंजिया वाज सराउंडेड बाय पेंथेलासा, और ये बात है 250 मिलियन ईयर्स पहले की, पर्मियन एरा की। 200 मिलियन ईयर्स यानी 50 ईयर्स हैंस, 50 साल बाद ट्राइसिक इरा में क्या होता है, ये पेंजिया कॉन्टिनेंट ब्रेक होता है दो भागों में। अपर भाग नॉर्थन पार्ट को बोलते हैं लॉरेशिया एंड साउदर्न पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। और जब ये ब्रेकेज हुआ तो स्टार्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ दीज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ब्रेक होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं। उसके बाद 145 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि फर्दर 55 मिलियन ईयर्स हैंस फ्रॉम द ट्राइसिक एरा, जुरासिक एरा की बात की गई, तो वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स स्प्रेड आउट होते गए। आप यहाँ पे देखिए, जब इनिशियली इस कॉन्टिनेंट को, ये कॉन्टिनेंट पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे, इस कॉन्टिनेंट की मूवमेंट पे आप गौर करिएगा, जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर से कॉन्टिनेंट्स के बीच में गैप बढ़ता गया, स्प्रेड होते चले गए, और फाइनली क्रिटेशियस एरा में 65 मिलियन ईयर्स अगो सारे कॉन्टिनेंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है बढ़ता गया, एंड प्रेजेंट डे पे फाइनल सिचुएशन ये वाली है। तो इसमें एल्फ्रेड वेगनर से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये जो एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट्स हैं इस फिगर में, ये सभी एक सिंगल पेंजिया का पार्ट थे, सराउंडेड बाय ए सिंगल ओशियन नोन एज पेंथेलासा। और जब इसके बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो अदर जोग्राफर्स ने उनसे एविडेंसेस मांगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, और उनके एविडेंसेस कुछ इस प्रकार से थे। वेगनर ने ये कहा कि all the continents like Africa, India, Antarctica, Australia, South America, which we are calling at the present day, ये सभी कॉन्टिनेंट्स एक का पार्ट इसलिए थे क्योंकि जब आप इनकी कोस्ट लाइन पे नज़र डालेंगे तो इन सभी की कोस्ट लाइन आपस में ऐसी है कि यू कैन मेक अ जिग्सॉ फिट आउट ऑफ दैट। सभी की कोस्ट लाइन मैच करती है, और ये आज अगर आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो थोड़ा सा पॉइंटेड है, अफ्रीका उसी पर्टिकुलर एरिया पे थोड़ा सा अंदर की तरफ बल्ज्ड है, और इंडिया को देखेंगे तो पॉइंटेड है एट द बॉटम, बिकॉज अफ्रीका और एंटार्क्टिका से मैच कर रहा था, एंड ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बॉटम में कर्व्ड है तो एंटार्क्टिका उसी रीजन में कर्व्ड था। तो एल्फ्रेड वेगनर ने ये बोला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट एविडेंस जो दिया गया, ये कहा गया कि जिग्सॉ फिट बन सकते हैं कि सभी कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो। और बोला कि ये जो कोस्ट लाइन पे डिफरेंट रॉक्स हैं, अगर हम कोस्ट लाइन के रॉक्स को बात करें तो एल्फ्रेड वेगनर ने जब इन रॉक्स की कंपोजिशन को एनालाइज किया तो कहा कि रॉक्स के कंपोजिशन एकदम सेम थे, और ये जब भी पॉसिबल है कि जब जो रॉक्स एक साथ डेवलप हुए हों अलग अलग नहीं, क्योंकि हमने समझा लास्ट लेक्चर में कि रॉक्स तो चेंज होते रहते हैं, उनका जो कंपोजिशन है वो बदलता रहता है, उनका जो आउटलुक और जो स्ट्रक्चर है वो भी बदलता रहता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस फेस्ड बाय द रॉक्स। नेक्स्ट एविडेंस जो दिया गया एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, दैट वाज द फॉसिल रिमेन्स इन दीज कॉन्टिनेंट्स। ये कहा गया कि अमेरिकन कोस्ट के इस एरिया में जो फॉसिल्स मिले वो बिल्कुल सिमिलर थे अफ्रीकन कोस्ट के इस रीजन में, और जो इंडियन कॉन्टिनेंट पे जो फॉसिल्स यहाँ पे थे वही एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में भी थे, एंड जो फॉसिल साउदर्न अमेरिका के साउदर्न रीजन में थे वही फॉसिल्स वर अवेलेबल एट द साउदर्न रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर ये सेम नहीं होते तो इतने बड़े रेप्टाइल्स या इतने बड़े एनिमल्स, कोई ये पॉसिबल नहीं है कि इतने 1000 किलोमीटर्स को ट्रैवल करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जंप करेंगे। तो ये उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट बिकॉज कि ये एनिमल्स माइग्रेट करे हैं, इट इज़ बिकॉज दीज एरियाज वर सिमिलर, और ये एक ही जगह थी, दे वर सिंगल यूनिफॉर्म पार्ट वंस इन अ टाइम, वंस इन अ एरा। तो ये उन्होंने अपना सेकेंड एविडेंस दिया। थर्ड एविडेंस में जब एल्फ्रेड वेगनर ने बताया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर हम ग्लेशिएशन देखें तो ये वाले एरियाज हैं, ये इनके अंदर जो डिपॉजिट्स मिले दैट वाज मूव्ड दैट वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ग्लेशिएशन मैकेनिज्म। अगर ये ग्लेशिएशन मैकेनिज्म से बना था, ठीक है, तो ग्लेशिएशन मैकेनिज्म बनने की वजह से इतने एरिया में सिमिलर टाइप के टिलर डिपॉजिट्स हमको मिले। तो फिर उनके सामने जोग्राफर्स ने क्वेश्चन पुट अप किया कि अगर ऐसा ही था तो ये बाकी जगह पे क्यों नहीं मिले, why they were not obtained। तो सम जोग्राफर्स सेड कि हो सकता है ये आइस एज हो, क्योंकि हमें पता है पहले आइस एज था, देन वार्म एज, देन आइस एज। तो आइस एज के बाद उस टाइम पे जब
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आइस एज हुआ, तो ऐसा बोला गया कि ये सभी जो पार्ट थे वो आइस एज के थे, लेकिन काउंटर क्वेश्चन वाज पुट अप कि अगर आइस एज था तो सब जगह पे होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ कि हाफ जगह पे आइस एंड हाफ जगह पे नॉन आइस। तो इसीलिए वेगनर ने ये बोला कि क्योंकि दे वर ऑफ द सेम पार्ट, दिस एंटायर एरिया वॉज स्टेइंग इन द साउथ पोल, ये सदर्न पोल का पार्ट था, सदर्न साइड में था, इसीलिए ये सभी ग्लेशिएशन की वजह से अफेक्टेड था, वेयर एज द अदर पार्ट्स वर नॉट इन द सदर्न पोल, दे वर अबव द सदर्न पोल, दैट इज वाई दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम द ग्लेशियल इफेक्ट्स। एंड फर्दर जब उन्होंने अपनी थ्योरी में बोला कि जो प्लेचर डिपॉजिट्स थे, यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट्स जो थे वो फिर से सेम थे एक कोस्ट के अलोंग और इन रॉक्स के अलोंग, तो इन्हीं थ्योरीज को देते हुए एल्फ्रेड वेगनर ने ये बताया कि इट वाज नॉट दीज कॉन्टिनेंट्स विच आर प्रेजेंटली डिफरेंट, ये कॉन्टिनेंट्स पहले अलग अलग हुआ करते थे और अलग अलग होने के कारण ये हैं सामने। लेकिन जब जोग्राफर्स ने इनका रीज़न पूछा कि क्या ऐसा हुआ कि ये कॉन्टिनेंट्स स्प्रेड आउट होकर के अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, आप इस फिगर में देखिए, जोग्राफर्स ने वेगनर से पूछा कि पेंजिया ब्रेक क्यों हुआ और ये लॉरेशिया गोंडोलैंड में डेवलप क्यों हुए, ये कॉन्टिनेंट स्प्रेड आउट क्यों हुए, तो क्या रीज़न हुए। तो एल्फ्रेड वेगनर ने जो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस नहीं दे पाए, और जब सेकेंडली आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च ही गेव द रीजन, देन ही टोल्ड कि बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड वाज द फर्स्ट रीजन कि जिसकी वजह से सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स मूव हुए, एंड सेकेंडली देयर वर द पोलर फ्लीइंग फोर्सेस, पोल की तरफ उनको अट्रैक्ट हुआ जब अर्थ मूव हो रही थी, तो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पुल ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स वर स्प्रेड आउट एंड दे वर पुल्ड टूवर्ड्स द सेंट्रीफ्यूगल टूवर्ड्स द सेंटर एंड बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। ये रीजंस एक जोग्राफर्स को एल्फ्रेड वेगनर दिए, बट दीज रीजंस वर फर्दर काउंटर्ड बाय द जोग्राफर। जोग्राफर ने बोला अगर ऐसा ही था, ये कैसे पॉसिबल है, अगर ऐसा ही था तो कॉन्टिनेंट्स ही क्यों मूव हुए, ओशंस क्यों नहीं मूव हुए, माउंटेन्स क्यों फॉर्म होती हैं और लावास क्यों बनते हैं, और उसके बाद अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, सुनामीज क्यों आते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर वेगनर नहीं दे पाए, तो वेगनर की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, इतना नहीं वेगनर की थ्योरी को आगे चल के माना गया, राइट। तो फर्दर वेगनर के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट थ्योरी फर्दर दी गई, और उस थ्योरी को देने वाले थे आर्थर होम्स 1930 में। आर्थर होम्स ने जिस थ्योरी को प्रोपाउंड किया दैट वाज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, राइट।